नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। दुनिया कई चुनौतियों के बीच खड़ी है। ग्लोबल शांति की चुनौती है। अफगानिस्तान का अंजाम लोग देख रहे हैं। तालिबान एक मुल्क को मुट्ठी में कर चुका है। अमेरिका लाचार है। कोरोना का संकट टला नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े नेता हाशिए पर हैं। जनता के तीखे सवालों के घेरे में हैं। इस ग्लोबल संकट के बीच दुनिया की निगाहें एक बार फिर हिंदुस्तान पर टिकी हैं। करीब 150 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में होंगे। वो वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जाएंगे। वो बाइडेन समेत ग्लोबल लीडर्स से मिलेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। उनके भाषण पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। वो दौर बीत चुका है जब दुनिया कहती थी हिंदुस्तान सुनता था। अब भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये कैसे हुआ? कैसे प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की कूटनीति, विदेश नीति, अर्थनीति और रणनीति के पुरोधा बन गए? कैसे संघर्षों की बेदी पर खुद को तपाकर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के ताकतवर नेताओं में शुमार हो गए? वडनगर से व्हाइट हाउस तक की ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष, सियासत और संकल्प का वो अनवरत अध्याय है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सिर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। आप भी देखिए। जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है। जिंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी हो सकती है। रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माताजी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने कितना कष्ट उठाया। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं। मेरे परिवार में मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा था। और आज अमेरिका के इस व्हाइट हाउस को प्रधानमंत्री मोदी का फिर से इंतजार है। और आज गुजरात के इस छोटे से शहर वडनगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नाज है। और आज फिर से अमेरिका का बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बेकरार है। और आज वडनगर का जर्रा जर्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यादों को जीवंत कर रहा है। और आज दुनिया जान चुकी है, यह सच्चाई मान चुकी है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो नाम है जिसके इर्द गिर्द दुनिया की रीति और नीति की धूरी घूमती है। गुड मॉर्निंग अमेरिका। ग्रीटिंग्स टू माय फेलो इंडियंस इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, गौर से सुनती है। In the world,
on global politics. और एक बार सबसे ताकतवर मुल्क से सबसे बड़े लोकतंत्र के सिद्ध पुरुष की ताकत और काबिलियत का दीदार दुनिया करने वाली है। एक 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू नॉर्थ वेस्ट वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो जगह जहां से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का पता मिलता है, जहां से दुनिया के हर फैसले पर मुहर लगती है। उसी व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछाए जा चुके हैं। चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं और यकीन मानिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में रहेंगे और 4 दिन तक दुनिया व्हाइट हाउस पर टकटकी लगाए रहेगी। कोरोना काल के करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी दौरे पर जाने वाले। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचेंगे। 23 सितंबर को पीएम मोदी की रणनीतिक साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात होगी। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात होगी। 24 सितंबर को ही क्वाड समिट होगी। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा होंगे। लेकिन सबकी नजर इस बात पर होगी कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहेंगे। और जब तक प्रधानमंत्री बोलेंगे, चीन और पाकिस्तान जैसे विलेन मुल्कों का हलक सूखा रहेगा। यह पहला मौका नहीं है कि जब दुनिया अमेरिका से एक बदले हुए भारत की ताकत देखेगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक और साहसिक फैसलों को पूरी दुनिया ने सराहा है। अब बारी सीधा अमेरिका से चीन और पाकिस्तान को चेतावनी की है। न्यूयॉर्क हो या ह्यूस्टन, सिडनी हो या लंदन, 7 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और नजरिए ने दुनिया भर में कूटनीति की अलग लकीर खींची। प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों से हिंदुस्तान और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को नई पहचान मिली। चीन जैसा जमीनखोर मुल्क घुटनों पर आया। पाकिस्तान जैसे मक्कार को सबक सिखाया। एक बार फिर ऐसा ही होने वाला है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। चौबीस सितंबर को अमेरिका में होने वाली क्वाड देशों की बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हो सकती है। काबुल की तालिबानी सत्ता को लेकर ताकतवर देश अपनी नीति का फैसला कर सकते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल को लेकर भी फोकस रह सकता है। इसलिए इस्लामाबाद के हुक्मरान अभी से हलकान हुए जा रहे हैं। वहीं बीजिंग की बौखलाहट भी सामने आ चुकी है। इसलिए 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे तो इमरान खान से लेकर जिनपिंग तक एक एक शब्द को कान लगाकर सुनेंगे, क्योंकि दुनिया को दहशतगर्दी में झोंकने वाले पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने दुशांबे से ही क्लियर मैसेज दे दिया है। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को
पहल लेकर कार्य करना चाहिए। इशारा मिल चुका है कि व्हाइट हाउस से पाकिस्तान और पाकिस्तान के माई बाप चीन को क्या संदेश दिया जाने वाला है, क्योंकि व्हाइट हाउस से जो भी फैसला निकलेगा प्रधानमंत्री मोदी की कलम से ही लिखा जाएगा। ना आंख उठाकर ना आंख झुकाकर, बल्कि सामने वाले से आंख मिलाकर बात करना नरेंद्र मोदी की नीति का हिस्सा है। यही नरेंद्र मोदी की कूटनीति और युद्ध नीति भी है, और अब पूरी दुनिया भी इसी नीति पर चलती है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? कैसे गुजरात के एक छोटे से कस्बे से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बने? ये जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के संन्यास और संघर्ष की तारीख के पन्नों को पलटना होगा। ट्रेन की सीटी बजते ही चाय की गर्म केतली थामे सामान्य कद काठी का 5-7 साल का एक लड़का वडनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दौड़ता था। पिता दामोदर दास चाय बनाते थे और बेटा नरेंद्र गर्म गर्म चाय यात्रियों को बेचता था। पिता और बेटे मिलकर पूरे घर का खर्च चलाते थे। मैं प्रधानमंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यही बेटा 5 दशक बाद देश का प्रधानमंत्री बना, लेकिन चाय की वो महक अभी भी भारतीय राजनीति का स्वाद बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस दुकान में चाय बेचा करते थे वो ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी है। अब भी दुनिया के कोने कोने से लोग चाय की इस गुमटी को देखने वडनगर आते हैं। वडनगर शहर हेरिटेज सर्किट में आता है, इसलिए रेलवे स्टेशन की इमारत को हेरिटेज लुक दिया गया है। वडनगर स्टेशन को भले ही नया रूप दे दिया गया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की स्टेशन पर चाय की गुमटी अब भी वैसी ही है। तस्वीरें आप गुजरात के मेहसाणा के पास वडनगर जिले वडनगर के पास उस गांव उस रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं जहां पर कभी प्रधानमंत्री यहां पर चाय बेचा करते थे। अब उस रेलवे स्टेशन को बिल्कुल हेरिटेज लुक दिया गया है और पुराने स्टेशन को तोड़कर बिल्कुल नया शानदार आलीशान एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है और उसे एक नया रूप दिया गया है। आप इन लाल पत्थरों को देखिए, इनसे इसका कायाकल्प किया गया है, हेरिटेज लुक दिया गया है। बाहर से लेकर अंदर तक, अंदर जाने तक सब कुछ सुविधाएं इसमें परिपूर्ण की गई हैं। तब गुजरात के वडनगर को कहां पता था कि उसके गर्भ में हिंदुस्तान का भविष्य पल रहा है। लेकिन 2014 के बाद दुनिया ने जिस हिंदुस्तान को बदलते देखा है और देख रहा है, उसकी रीति और नीति की नींव यहीं पर पड़ चुकी थी। दुकान नंबर T13 है। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पिता की ये वो दुकान थी जिनमें वो चाय की दुकान क्या करते थे और खाने पीने की दुकान थी। इसी दुकान से उनकी जीविका चला करती थी और इसी दुकान पे पढ़ाई के बाद जब वक्त मिलता था तो तब के नरेंद्र और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुकान पर आते थे और यहां से पिता के साथ चाय जो पिता उनके बनाया करते थे उसको लेके जाके बेचते थे। और आज भी आप देखेंगे तो यहां गुजराती में लिखा गया है, चाय की केतली बनी हुई है और संभवतः जो मैं समझ पा रहा हूं कि चाय बिस्किट क्या क्या वहां बिकता है वो सारी चीजें आपको अभी भी दुकान के अंदर आएंगी। स्टेशन पर मुसाफिरों को चाय बेचते बेचते मोदी अपनी पढ़ाई पूरी करते रहे। फिर आया 1967 का साल, जब 17 साल की उम्र में मोदी अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ले ली। इन्हीं संस्कारों को सहेजकर नरेंद्र मोदी सियासत की पथरीली राह पर आगे बढ़ते रहे। राजनीति की राह में लाख बाधाएं आईं, लेकिन हर बाधा को मोदी ने अपने संघर्ष की एक और शिला बना दिया। बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। वाकई ये कल्पनातीत है, सोच से परे है
उम्मीदों से बहुत बहुत अधिक है। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। कि अपने जीवन सफर में नरेंद्र मोदी कहां से कहां पहुंच गए। क्या कोई सोच सकता है कि छोटे से कस्बे का रहने वाला 10/10 के कमरे में पला बढ़ा, गुर्बत में बचपन और जवानी खपाने वाला व्यक्ति आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी का इकबाल हो। हिंदुस्तान दुनिया में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला हाउस होल्ड नेम। मोदी अमेरिका जाते हैं तो 50,000 लोगों की भीड़ सुनने के लिए घंटों इंतजार करती है। मोदी लंदन जाते हैं तो यूं लगता है मानो पूरा लंदन स्टेडियम में उतर आया हो। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए बेताब रहती है। दुनिया जानती है कि भारत के फैसलों से ही नई सदी की नीति तय हो सकती है। इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत स्ट्रेटजी का सेंटर बन चुका है। अमेरिका से लेकर रूस तक अफगानिस्तान के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए और दूरदर्शिता के कायल बन चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार कायम होने के बाद अमेरिका और रूस के एनएसए भारत पहुंचे थे। अब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं। इसी व्हाइट हाउस में तालिबान को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को बदलने की कोशिश की है। भारत दुनिया में अपने लिए जो भूमिका चाहता है उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिचक खत्म कर दी है। यही वजह है कि 9 सितंबर को ब्रिक्स, 17 सितंबर को एससीओ के बाद 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं। ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि 7 साल में देश बदला है, देश की तस्वीर बदली है, सोच और नजरिया बदला है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने जहां नोटबंदी और जम्मू कश्मीर से 370 हटाने जैसे साहसिक फैसले लिए, तो वहीं देश के आखिरी छोर पर खड़े हिंदुस्तानी की जिंदगी बदलने वाले फैसले भी किए। इस रिपोर्ट को देखिए। हम चले या न चले, हम करे या न करे, देश चल पड़ा। प्रधानमंत्री ने 2013 में ये बात कही थी और यहीं से देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने की शुरुआत हुई। एक ऐसी शुरुआत जिसने देश की तस्वीर और तकदीर बदल दी। मैं 5T की बात करता हूं। टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वो हर फैसला लिया जो देश के आखिरी छोर की अंतिम पंक्ति में खड़े हिंदुस्तानी के लिए जरूरी था। कौन जानता था कि किसी देश में सफाई के नाम पर भी देशव्यापी अभियान चल सकता है। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही है और लगातार कहता हूं। जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं कहता हूं, पहले शौचालय फिर देवालय। प्रधानमंत्री मोदी वडनगर की एक छोटी सी चाय की गुमटी से देश की सर्वोच्च सत्ता के शिखर तक पहुंचे। इसलिए उन्हें अच्छे से पता है कि गरीबी क्या होती है और देश की समस्या क्या होती है। इसलिए मोदी सरकार बनते ही जन धन से लेकर उज्ज्वला तक ऐसी योजनाएं लॉन्च हुई जो गरीबों की जिंदगी को संवार सके। नोटबंदी, जीएसटी, स्वच्छ भारत मिशन, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक,
जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आजादी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आयुष्मान भारत, नागरिकता कानून में संशोधन, आत्मनिर्भर भारत अभियान और राम मंदिर निर्माण समेत कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया। विरोधियों ने लाख सवाल उठाए, हजार बातें बनाई, लेकिन देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले को दिल से कबूल किया। प्रधानमंत्री के साहसिक फैसलों की बदौलत ही कभी उत्तर भारत के चंद राज्यों तक सिमटी बीजेपी आज देश के आखिरी छोर तक भगवा परचम लहरा रही है। मध्यम वर्ग के साथियों के हाथ में ज्यादा पैसा बचे, इसके लिए 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है। इस तरह के अनेक काम जिनको आज तक की सरकारें नामुमकिन मानती रही, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। सच्चाई यही है, मोदी हैं तो मुमकिन ही नहीं, सब कुछ मुमकिन है। पिछले 6 साल में देश ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने ये देखा है, मोदी है तो मुमकिन है। अब ये नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी देश की राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति और रणनीति के ऐसे पुरोधा बन चुके हैं जिनके आगे नामुमकिन कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी 2014 में अच्छे दिन के वादे के जरिए सत्ता पर काबिज हुए और 2020 में आत्मनिर्भर का नारा दिया। जनधन, उज्ज्वला, जल से नल, अंत्योदय, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने आम हिंदुस्तानी की जिंदगी बदल दी। वोकल फॉर लोकल जैसे सूत्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र आम भारतीयों की चेतना में फूंका, तो ऐसा पहली बार ही किया गया। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी कड़े और लीक से हटकर साहसिक फैसले लेने से नहीं हिचकते हैं। वो इस बात से भी नहीं हिचकते हैं कि जिस राह पर चलने का फैसला किया है वो कहां तक जाएगी और उसके क्या नतीजे निकलेंगे। वरना कौन जानता था कि 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से 370 का कांटा हमेशा के लिए निकाल लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार वहां के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला। पहली बार जम्मू कश्मीर में महिलाओं को ये अधिकार मिला कि वे अगर राज्य के बाहर विवाह करती हैं तो उनकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी। जिन फैसलों का जिक्र करने भर से देश की सियासत का पारा हाई हो जाता था, उन्हीं मुद्दों को सूझबूझ और सटीक नीति से निपटा लिया गया। जम्मू कश्मीर से 370 ही नहीं हटाया गया बल्कि पाकिस्तान परस्त हर साजिश का खात्मा किया गया। 370 हटाए जाने के 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल तरक्की और अमन के रास्ते पर चल चुका है। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के ठीक 1 साल बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या की पावन धरती पर कदम रखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस काम को अंजाम तक पहुंचाया जिसके इंतजार में पीढ़ियां बीत गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने
जहां रामलला के टाट से ठाठ में विराजमान होने का पुण्य मार्ग प्रशस्त किया, वहीं रामनगरी से देश के दुश्मनों को भी सीख देने में देर नहीं की। भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। रामायण की चौपाई के जरिए अयोध्या से पाकिस्तान और चीन जैसे नापाक मुल्कों को प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दिया। पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सख्त फैसलों से पाकिस्तान आज कंगाल साबित हो चुका है। वो गलवान की गद्दारी के बाद चीन को मिले सबक से दुनिया ने नए भारत की ताकत देखी है। जिस चीन की हेकड़ी के आगे अमेरिका तक जुबान खोलने से हिचकिचाता था, उसी चीन को लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सबक सिखाया गया। जब भी बात देश की सरहदों की हिफाजत की आई, प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच पहुंचे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है, और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है, और आपकी फ्यूरी भी। पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्कों को सबक सिखाकर प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर बने, क्योंकि दुनिया 7 साल में कई ऐतिहासिक फैसले लेने वाले मोदी की कूटनीति, रणनीति और विदेश नीति की कायल हो चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? राजनीति में जहां छोटे से मुद्दे पर भी बड़ा सियासी घमासान हो जाता है, वहां इस तरह के फैसले लेना कितना मुश्किल था। क्यों दुनिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मानती है? जानना चाहते हैं तो देखिए। मोदी में आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें दूसरों से अलग करता है? ये जानने के लिए बहुत सी रिसर्च हुई, कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन अगर कोई मोदी की पुरानी तस्वीरों और आज की तस्वीरों को एक साथ देखेगा, तो मोदी के बॉय ऑफ वडनगर से देश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का फॉर्मूला साफ दिख जाएगा। एक वक्त वो था और एक वक्त ये है। मोदी की पुरानी तस्वीरों को देखिए, एक सामान्य सा इंसान दिखता है जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, कपड़े महंगे नहीं हैं, लेकिन सलीके से पहने, और चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट है। लेकिन क्या आपने गौर किया, हर तस्वीर में एक नई कहानी है। कहीं मोदी एनसीसी की ड्रेस में है, कहीं संघ की बैठक में दिखते हैं, कहीं सन्यासी बनकर हिमालय की गोद में खड़े हैं, तो कहीं पार्टी कार्यकर्ता बनकर मेहनत कर रहे हैं। मोदी देर रात को रूस से लौटते हैं और आधी रात को ही इसरो में चंद्रयान का लॉन्च देखने पहुंच जाते हैं। वो न्यूयॉर्क में उतरते ही मीटिंग शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि मोदी रुकते नहीं, मोदी थमते नहीं। 71 की उम्र में बिना रुके, बिना थके 18 घंटे काम करना, 7 साल में कोई छुट्टी न लेना, हर वक्त देश के बारे में सोचना, यही प्रधानमंत्री मोदी का रूटीन है। सवाल यह है कि मोदी की ऊर्जा का राज क्या है? 125 करोड़ देशवासी
ये मेरा परिवार है। मैं कभी भी किसी पर बोझ बनूं, ये मेरे मन का इच्छा है और परमात्मा मेरी सहायता करे। ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते चला जाऊं किसी दिन। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को एक एक भारतीय की फिक्र है, लेकिन चिंता का दायरा सिर्फ राष्ट्रीय नहीं है, ये बात दुनिया भी जानती है। इसलिए आतंक के खिलाफ लड़ाई हो, कोरोना से जंग हो, ग्लोबल वार्मिंग का मसला हो, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। एक बार फिर यही होगा। इसलिए 25 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे तो दुनिया की 7 अरब आबादी एक एक शब्द को गौर से सुनेगी। यही नया हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री मोदी लीग से हटकर सोचते हैं। प्रधानमंत्री जो ठान लेते हैं वो मुमकिन कर दिखाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश में वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। ये कैसे मुमकिन हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जो दुनिया सोच भी नहीं सकती वो हिंदुस्तान कर दिखाता है। जिसे दुनिया असंभव मानती है, भारत उसे संभव बनाता है। एक बार फिर दुनिया ने हिंदुस्तान के सिद्ध पुरुष के संकल्प की सिद्धि पूरी होते देख ली है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश ने वैक्सीनेशन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। महज 9 घंटे में ही 2 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए। वैक्सीनेशन की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर सेकंड 527 से ज्यादा डोज लगाए गए। हर घंटे 19 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए। यानी दुनिया के कई देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा हिंदुस्तानियों को एक दिन में ही टीका लगाया गया। शाम करीब 5 बजे तक ही 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका था। मतलब ये कि न्यूजीलैंड की पूरी आबादी से 4 गुने से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। सर और कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज। इससे पहले 27 अगस्त, 31 अगस्त और 6 सितंबर को देश में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाए गए थे। लेकिन एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड पहली बार बना। सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में वैक्सीनेशन ड्राइव को रफ्तार देने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा होगा। बीजेपी ने देश भर में अपने यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन सेंटर तक लाने को कहा था। देश में करीब 1 लाख वैक्सीन सेंटर पर टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में अब तक 77 करोड़ से ज्यादा आबादी को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। 58 करोड़ से ज्यादा लोग कम से कम 1 डोज ले चुके हैं, जबकि करीब 19 करोड़ हिंदुस्तानियों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 99% हेल्थ वर्कर्स को पहली खुराक और 82% स्वास्थ्य कर्मियों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। जिस तरह देश ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी, उसी तरह हर हिंदुस्तानी को कोरोना कवच पहनाने में भी देश सबसे आगे है।
देश में जिस रफ्तार से कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है वैसा किसी देश में नहीं है। सवाल है कि ये कैसे हुआ। केंद्र सरकार हर देशवासी को टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। करीब 3 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश को मुफ्त कोरोना वैक्सीन का तोहफा दिया था। 3 महीने में ही 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दुनिया को बता दिया कि क्यों 21वीं सदी भारत की मानी जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तब खुद टीका लगाया था जब लोगों में कोरोना टीके को लेकर कई तरह की आशंकाएं थी। और TV9 भारतवर्ष की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।